नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। बात अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही परमाणु वार्ता की, जो पूरी तरह से फेल हो गई है। जी हां, फेल हो गई है। और इस विफलता का सीधा और डरावना मतलब है परमाणु युद्ध की सील एक तरह से लग चुकी है। डिप्लोमेसी की मेज अब मलबे में तब्दील होती हुई नजर आती है और तेहरान से वॉशिंगटन तक तो सिर्फ महाविनाश की तैयारी है। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ बम बोलेंगे। अब सूत्रों की माने तो ईरान अंदर खाने परमाणु बम से बस एक कदम दूर माना जा रहा है। उधर अमेरिका ने अपनी जंगी जहाजों को अंतिम हमले का आदेश दे दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोनों देश उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ शमशानों से होकर गुजरता है। मस्कट में बातचीत का टूटना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत है। दुनिया के लिए अब ये इफ और बट का सवाल नहीं रहा। अब सवाल है कि आखिर पहला बटन कौन दबाने वाला है और कब। अमेरिका और ईरान की इस तनातनी ने ग्लोबल पीस को कब्र में दफन कर दिया। क्या 2026 मानवता के आखिरी साल के तौर पर दर्ज होगा? यह अपने आप में बड़ी तस्वीर है। इस खबर का पूरा एक एक पहलू आपको बताएंगे विस्तार के साथ में। क्या है खास ये कहा जाए विशेषज्ञों की राय इस पूरे मसले पर? क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या खाड़ी देशों से उठने वाला बारूद का धुआं पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में लेने वाला है? ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही परमाणु डील की आखिरी कोशिशें बेनतीजा निकली। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का सख्त अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ ईरान की खुर्रम शहर, जहां 4 मिसाइलों की गर्जना साफ तौर से नजर आती है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल कितनी घातक है हम सभी जानते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि अगर ये डील सील नहीं हुई है तो क्या वाकई में परमाणु युद्ध का बटन दब जाएगा? क्या अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोबारा से शुरू होने वाला है? कल तक उम्मीद थी कि मस्कट की मेज पर शांति का रास्ता निकलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे एक अच्छी शुरुआत बताया था, लेकिन व्हाइट हाउस से आई खबर ने सन्नाटा खींच दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि या तो नो न्यूक्स, नो मिसाइल्स या फिर कुछ भी नहीं। बैठक की इनसाइड स्टोरी भी आपको जाननी चाहिए। बैठक में आखिर हुआ क्या, आपको बताते हैं। 6 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पहला था यूरेनियम संवर्धन, दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरी ईरान इजराइल टकराव, प्रॉक्सी संगठन, प्रदर्शनकारियों की रिहाई और चीन को तेल सप्लाई करना। ये अलग अलग मंथन के मुद्दे थे, 6 कुल मुद्दे थे। लेकिन बैठक का रिजल्ट क्या रहा? दोनों देशों के बीच में बैठक तो हुई, चर्चा अलग अलग विषयों पर हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। शांति वार्ता पर समझौता जो होने की उम्मीद थी वो हुआ ही नहीं। अब ये भी समझिए कि आखिर इस बैठक में शामिल कौन कौन हुआ। इस बैठक में अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, एडमिरल ब्रैड कूपर मौजूद थे, तो वहीं ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची, माजिद तख्त रावांची, हामिद घनबारी भी मौजूद रहे। अब अमेरिका की मांग सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने की नहीं है, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गुटों को मिल रहे समर्थन को जड़ से खत्म करने की है। ईरान का रुख पूरी तरह से क्लियर कट है। उन्होंने बातचीत के बीच ही अपनी सबसे घातक मिसाइल का प्रदर्शन भी कर दिया, जिसकी रेंज में मिडिल ईस्ट के तमाम अमेरिकी ठिकाने हैं। आखिर क्यों बातचीत बेनतीजा हुई, ये भी अब समझ लीजिए। हालांकि उसमें ये मिसाइल का प्रदर्शन भी एक बड़ी वजह लोग कह रहे हैं, लेकिन बैठक में दरअसल अमेरिका ने शर्तें रखी कि यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा ईरान को, लेकिन ईरान ने साफ कहा कि ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। अमेरिका ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना होगा ईरान को, लेकिन ईरान ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और इस शर्त से भी सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब अमेरिका ने कहा कि जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनका समर्थन ईरान करता है, उन प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन बंद करना होगा ईरान को। तो ईरान ने कहा कि भाई ये तो रणनीति का हिस्सा है, और इस मांग को भी, इस शर्त को भी ईरान ने ठुकरा दिया। अब अमेरिका ने नागरिकों पर अत्याचार बंद करने की बात की, तो ईरान ने इसे आंतरिक मामला बता दिया। अब सवाल उठता है कि ये जो परमाणु युद्ध है उसकी बात आखिर आई कहां से? दरअसल IAEA की एक रिपोर्ट आई, और उस ताजा रिपोर्ट में ईरान अब 90% यूरेनियम संवर्धन के बेहद करीब माना जाता है।
और कहा जा रहा है कि ये वो स्तर है जहां से परमाणु बम बनाना सिर्फ कुछ हफ्तों का काम रह गया, यानी कि मान के चलिए मोटा मोटा काम हो गया, बस रस्म अदायगी है, सिर्फ एक स्टेप दूर है ईरान। जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया था। अब ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तबाह हो चुका है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि ईरान ने न केवल उन ठिकानों को दोबारा से खड़ा कर लिया, बल्कि अब वो नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी से पूरी तरह से बाहर हो चुका है और ये बाहर होने की धमकी दे रहा है। दरअसल इस पूरे तनाव के बीच में इजराइल खामोश बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ईरान पर भरोसा करना खुदकुशी के बराबर है, इसीलिए अमेरिका जो भी करे सोच समझ कर करे। तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खाड़ी देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे और अमेरिका की जो साथी हैं वो भी निशाने पर आ जाएंगे। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि कतर, यूएई, सऊदी अरब भी अब इस युद्ध की लपटों में झुलस सकते हैं। एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ अमेरिका एक्शन की बात करता है, लेकिन एक्शन क्या लेगा अमेरिका, वो भी आपको जानना चाहिए। बताते हैं, ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर एक बार फिर से टैरिफ का ऐलान अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान पर नए कड़े प्रतिबंध लगाए। ओमान में जो कूटनीतिक वार्ता हुई, इसके बाद में प्रतिबंध लगाने की बात हुई। 15 ईरानी तेल संस्थाओं पर अमेरिकी बैन की बात है। ईरान ने ओमान वार्ता को सकारात्मक पहले बताया था, लेकिन अमेरिका का कदम अलग कहानी कह रहा है। अब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है, ऐसे तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आतंक पर पैसे ईरान की तरफ से जमकर लगाए जाते हैं और जो आतंक का सपोर्ट करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी ही। ईरान का कहना है कि भरोसे की कमी बड़ी चुनौती है और ये समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी। अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जो ट्रंप की रणनीति है वो प्रेशर टैक्टिक्स है। वो ईरान को आर्थिक रूप से इतना तोड़ देना चाहते हैं कि वो उनकी हर शर्त मान ले, जो एक तरह से अमेरिका की, ये कहा जाए कि हमेशा की नीतियां रहती हैं। जो अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट पर नए प्रतिबंध हाल ही में शुक्रवार को ही थोपे, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान दबाव में झुकने की बजाय पलटवार करने में माहिर है। अगर बातचीत के अगले दौर में जो अगले हफ्ते होने की संभावना है, अगर उस बैठक में कोई ठोस नतीजा निकला तब तो ठीक है, लेकिन अगर नतीजा नहीं निकला तो डिप्लोमेसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह हमेशा हिंदुस्तान कहता रहा है, लेकिन जब परमाणु हथियारों की बात आती है तो एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को राख कर सकती है। क्या मस्कट की धरती शांति की गवाह बनेगी या यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जाएगी? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को जानने की, इनके जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ में। मेरे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ यूएसए से सीधे रिपब्लिकन नेता पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं। एसके मलिक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पूर्णिमा नाथ आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ज्यादा बखूबी तरीके से बता पाएंगे कि आखिर मस्कट की इस बैठक का सार क्या निकला है अमेरिका के लिए, क्या कहा जा रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। अब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बैठक से कुछ निकला नहीं है। अमेरिका चाहता है अपने शर्त पे डील हो और ईरान चाहते अपने शर्त पे डील हो, बट ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस आपको दिखाया जाता है कि अमेरिका इज द सुपर पावर और उनके शर्त में डील होना चाहिए। तो लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है और ये डिप्लोमेसी की बात करते हो, टॉक की बात करते, लेकिन वो यूएसएस अब्राहम भेजते घर के पीछे, तो ये डिप्लोमेसी कहा नहीं जाता है। दिस इज
थ्रेट सिचुएशन। अब किसी को भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगे तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। अभी ईरान का ये सिचुएशन है कि हम लोग मरेंगे तो मरेंगे, आपको लेके भी मरेंगे, तो उनका डर नहीं है। और ऊपर से आप उनके ऊपर से आप रिलीजियस माइंडसेट लगा दो, जो भगवान के लिए और सात आसमान पे बैठे हुए हैं, जिनके लिए आप मर भी सकते हैं। तो ये जो एक मेंटालिटी है, ये तो मतलब एक खुद ही एक एक्सप्लोसिव, इस पे बैठे हुए हो, और वहां पे जा पे आप जाके वेनेजुएला के जैसा आप ट्रीट करोगे को उनको, तो फिर कैसे चलेगा। ईरान का जो सिचुएशन है इट्स ऑल्सो डिफरेंट, बिकॉज अभी 1953 में आपने एक मोहम्मद मोसादे को हटा के कूज और रिजीम चेंज करवा के उनको हटा के आपने अपना पपेट इंस्टॉल करवाया था शाह का। और वहाँ वो ऐसे अपने नैरेटिव बनाया था कि आप प्रोटेस्टर के लिए बहुत चिंतित हो, आप ह्यूमन राइट्स के लिए चिंतित हो, आप डेमोक्रेसी के लिए चिंतित हो, आप वहाँ पे बचाओगे। यहाँ पे हमारे यूएस सिटीजन प्रोटेस्टर को आप मार रहे हो आईसी यूज़ करके, मास्क्ड पुलिस, सीक्रेट पुलिस यूज़ करके। ऊपर से आप इतने डेमोक्रेसी की आपकी इच्छा है, तो फिर अपने मोहम्मद मोहम्मद को हटा के फिर डिक्टेटर को क्यों बिठा दिया था? तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 1978 में जो ब्लैक डेथ है वहाँ पे ईरान की, आप देख लीजिए, उसके बाद आपका रेवोल्यूशन का नया नहीं चेहरा अच्छा, देखने को लेकिन मिला। एक बात मुझे जरा समझाइए पूर्णिमा जी। अच्छा, मैं पहले अपनी बाकी गेस्ट से समझ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा रुक करती हूँ। मैं इस चीज़ को ज़रूर समझना चाह रही हूँ एसके मलिक जी कि आखिर दुनिया में हमेशा किसी ना किसी देश के पास में कुछ ना कुछ खासियत है, और जहाँ तक है व्यापार भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समर्थन और इन्हीं सारी चीज़ों से चलता है। अमेरिका का जब मन होता है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, वो सैंक्शंस लगा देगा, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा कि अब कोई भी देश उसके साथ में कोई बिजनेस नहीं कर सकता, किसी भी, कभी वेनेजुएला, कभी रशिया, कभी ईरान, कभी XYZ। आखिर अब ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी हर चीज अपनी कंट्रोल में करेंगे तो दुनिया में आखिर बचेगा क्या फिर? देखिए नैना जी, इस बात को यहां से शुरू किया जाए तो ज्यादा समझ में आएगी। पूरी दुनिया में पूरी वर्चस्व की लड़ाई इकोनॉमी की है। इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए मिलिट्री एक्शंस को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब ये दो बेस लाइन से मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ऐसी क्या बात है कि अमेरिका सबके ऊपर अपना दादागिरी दिखाना चाहता है, अपना ही वर्चस्व चाहता है। वो क्यों नहीं चाहता कि दूसरा की दुनिया के दूसरे देश भी आगे आए और अपनी इकोनॉमी को ठीक करे, अपने वहां के नागरिकों का लाइफ स्टाइल है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा ठीक करे। अभी यहां से आता हूं, ये सारी कहानी आपने जो थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया ना, वेनेजुएला की कहानी और नाइजीरिया की कहानी, वहां पे जाके बॉम्बिंग कर दी, वहां ये सारी कहानी चूंकि अमेरिका मोनोपोली में जीता रहा है। और देखिए, अगर किसी को आप इतना ऊंचा उठा दोगे जो वो नीचे गिरने के उसके चांसेस होते हैं, या उसको लगता है कि अभी पतन का टाइम भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको बड़ा दर्द होता है। एक आम भाषा में इसको बोलूं कि जब सिंहासन डोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, हर राजा लेफ्ट राइट की दौड़ करता है। यही बात आज अमेरिका की है कि अमेरिका को आज लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल में उसकी जो मुद्रा है डॉलर, जिसको उसने मोनोपोली करा दिया, जिसके दम पे उसने पूरे वर्ल्ड पर राज किया, इसका सिंहासन हिलने वाला है। और ये सब उसको सिग्नल्स मिले। कहां से मिले सिग्नल्स? पिछले 5 सालों में ब्रिक्स से। और उसके बाद जब रशिया का तेल, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है रशिया का तेल इंडियन मुद्रा में या रशियन मुद्रा में ट्रेड होना, चाइनीज मुद्रा में ट्रेड होना। वेनेजुएला इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह था कि वेनेजुएला का जो ट्रेड चाइना को जा रहा है, चाइना उनकी बात नहीं मान रहा, वो चाइना को आंख दिखाता है, चाइना उसको रिवर्स गियर में डाल के छोड़ देता है। और तो चाइना को आप कहां ट्विस्ट करोगे? वो आप चाइना को ट्विस्ट करने जाते हो, चाइना आपको रेयर अर्थ की मेटल बंद कर देता है, आपका सिल्वर की बंद कर देता है, आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर हिट करता है चाइना। तो आप चाइना को कहां पे स्क्वीज करोगे? चाइना को स्क्वीज करने का तरीका है वेनेजुएला, ईरान, और ये बड़ा गेम यहां से शुरू होता है। अब ये छोटे छोटे गेम आइए, अब आता हूं मैं ईरान पे प्रॉपर। ईरान के साथ उसकी जो संधि चल रही है, मुझे लगता है कि मैम ये पूरा एक आईवाश है। दुनिया की नजरों में ये दिखाने का, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शांति की, करना उनको वही है जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि उनको ईरान के तेल पे अपना कंट्रोल चाहिए। ये भी चाहिए कि कंट्रोल ही नहीं, ईरान का तेल डॉलर में बिकना चाहिए, जैसे कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने समझौता किया हुआ है। तो सारी कहानी देखा जाए पूरी मोनोपोली की है, आधिपत्य की है, राज करने की है। अभी दूसरी कहानी एक और आ जाता हूं अब मैं एटॉमिक उस पे। देखिए एटॉमिक पे होना, एटॉमिक तो अमेरिका खुद उसको चुराने के लिए अलाउ करते हैं लोगों को।
पाकिस्तान के अंदर जब एटॉमिक ब्लास्ट हुए थे, कब हुए थे मैम? 1998 में 11 और 13 मई को हमने अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपने एटॉमिक डिवाइसेस को टेस्ट किया, उनको वैलिडेट किया, और इसके साथ साथ 13 तारीख को जो हमने किया थर्मो न्यूक्लियर डिवाइसेस को हमने इसलिए टेस्ट किया कि हमारे देश की जरूरत आन पड़ी थी, हमें चीन को झेलना है और बाकी सबको झेलना है। लेकिन हुआ क्या? एग्जैक्ट 15 दिन बाद 13 प्लस 15 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 ब्लास्ट कर मारे, क्योंकि हमने 5 ब्लास्ट किए थे। क्यों किए? वो चाइना ने नहीं कराए। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका इसके पीछे था बैलेंसिंग के एक्ट में, उसने ये बैलेंस कराया। अमेरिका चोरी करने की इजाजत देता है लोगों को और फिर ऊपर से कहता है कि आप लोग चोरी कर रहे हो। देखिए वो चाहता है हर चीज में मोनोपोली। यही तो एक तरह से अमेरिका की टैक्टिस होती है कि उसको जब यहाँ पर तख्ता पलट करना है या उसको अपने हाथ में अगर चीजों को कंट्रोल करना है, पहले लत लगाओ और उसके बाद में परिस्थितियां जो हैं उसको पूरी इधर उधर एक तरह से डिस्टर्ब क्रिएट कर दो। और अभी भी स्थिति कुछ इसी तरह से नजर आ रही है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ लगातार एक दूसरे को आंखें दिखाना। आज भी जब मीटिंग हुई तो जो अलग अलग शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी जा रही थी, चाहे बात प्रॉक्सीज को समर्थन देने की बात हो, चाहे बात अंदरूनी तौर पर ये कहा जाए कि अपनों पर अत्याचार करने की बात हो, संवर्धन की बात हो, ये कहा जाए कि तमाम ऐसी जानकारियां साझा करने की बात हो, एक भी चीज पर ईरान की तरफ से सहमति नहीं जताई गई। ईरान झुकेगा नहीं, उसके इस पूरे बर्ताव से ये स्पष्ट हो जाता है। अब आगे क्या? क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है एक और बैठक हो सकती है, मुलाकात की संभावना है अगले हफ्ते, लेकिन वो भी फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, ईरान के रवैये को देखकर बहुत पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आ रहे हैं सर। नैना जी, अगले हफ्ते बातचीत होनी चाहिए। दुनिया उम्मीद कर रही है कि अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। कई बार ऐसा होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि पहले दौर के बातचीत में मुद्दे यानी एजेंडा पॉइंट्स को फॉर्मेलाइज किया जाता है। तो अभी मस्कट में जो टॉक्स हुई उसमें एजेंडा पॉइंट्स को फॉर्म अप कर लिया गया है कि क्या वो 2 या 4 मुद्दे होंगे जिनके ऊपर अगले हफ्ते बातचीत होगी। अगले हफ्ते बातचीत किस दौर से गुजरेगा? अमेरिका चाहेगा कि बातचीत इस तरह से आगे बढ़े कि इजराइल के ऊपर खतरा कम हो जाए। इजराइल के ऊपर खतरा कैसे कम होगा? एक, इजराइल बार बार ये दावा करता है कि ईरान एटॉमिक हथियार बनाने वाला है, तो अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव डालेगा एटॉमिक हथियार मत बनाओ। दूसरी बात, इजराइल को यह भी खतरा है कि ईरान के पास सैकड़ों ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान से लॉन्च होने पर इजराइल तक पहुंच सकती है। जैसा कि हमने पिछले साल जून में 12 दिन के युद्ध में देखा, ईरान से मिसाइलें दागी गई, वो हाइफा तक पहुंच गई, वो तेल अवीव तक पहुंच गई। तो अमेरिका ईरान पर दबाव डालेगा कि इस तरह की मिसाइलों को ईरान भविष्य में ना बनाए। बाकी जो मुद्दे हैं वो फिलहाल इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। अब ईरान जो है वो 2-3 चीजों पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ईरान ने कई बार ऐसे कहा है कि अगर पश्चिमी देशों को लग रहा है कि ईरान हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर हथियार, तो IAEA की टीम आ जाए और ईरान उनको एक्सेस दे देगा, वो जाके इंस्पेक्ट कर लें। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि ईरान को लगता है कि IAEA की टीम जब इंस्पेक्शन करने आती है तो असल में वो जासूस होते हैं उसके अंदर, जो कि ईरानियन साइंटिस्ट से, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिलने के बाद या ईरानियन न्यूक्लियर इंजीनियर से मिलने के बाद उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका ऑफिस कहाँ है, जाहिर बात है उनका घर कहाँ है, ये सब पता कर लेते हैं। और यही जो इंफॉर्मेशन है, और न्यूक्लियर साइट जहां पर भी है, लेबोरेटरीज कहां पर है, यूरेनियम कहां पे रखा हुआ है, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ईरान में वो कहां रखी है, तो IAEA के जो साइंटिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, जाहिर बात है वो इन सेंट्रीफ्यूज मशीनों को देखने जाएंगे। और उसके बाद उसकी जो लोकेशन है, फलाने हैंगर में, फलाने बिल्डिंग में, ये इंफॉर्मेशन IAEA के मार्फत अमेरिका और इजराइल को पहुंच जाती है। तो ईरान ने इस बार कह दिया कि इस टीम में, IAEA की टीम जो आएगी, कोई भी अमेरिकन नहीं होना चाहिए, कोई भी इजरायली नहीं होना चाहिए।
सर लेकिन ये जो जहां आईएए तक की जो रिपोर्ट है उसमें हाल ही रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ईरान पहले जो 60% तक यूरेनियम संवर्धन पहले ही कर चुका था, जो हथियार ग्रेड करने के लिए कहा जाए कि लगभग 90% के बहुत करीब ऑलरेडी माना जाता है। तो ये क्या कहा जाए कि अब भले ही यहाँ पर अमेरिका ये कहा जाए कि कुछ भी हाथ मलता रह जाए, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो तो पहले ईरान पूरी कर चुका है। और आईएए का ये अगर दावा है कि 90% तक अगर काम पूरा हो चुका है, मात्र 10% या आखिरी स्टेप बाकी है, हथियार बनाना हो या नहीं बनाना हो, वो अपना मेन वर्क तो पूरा ही कर चुका है। नैना जी, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों से जुड़ा रहा था, 60% तक न्यूक्लियर प्यूरिफिकेशन करना यूरेनियम 235 का हो जाता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी R&D इतनी स्ट्रांग है कि 60% तक यूरेनियम 235 को परिष्कृत कर लेते हैं। लेकिन 60% से आगे की जो कंसंट्रेशन है, 70%, 80%, 90% करना बहुत ही टीडियस, कठिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक चीज एज ए बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट मैं बताना चाहूंगा। जी जी सर। एक सेकंड के लिए अगर मान ले कि ईरान अपने 450 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। देखिए, अगर ये 450 किलोमीटर न्यूक्लियर फिशन मटेरियल अगर ईरान के हाथ में है, 60% उसकी प्योरिटी है। जब तक वो इसको 90% प्योरिटी करेंगे, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो 450 किलो से घटकर, क्योंकि वेस्टेज बहुत होता है सेंट्रीफ्यूज में, और जो मेम्ब्रेन्स होती है उनसे मूव करते वक्त बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। हर साइकिल में करीबन 15 से 18% यूरेनियम जो है वो साइकिल के बाहर चला जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूज के बाहर, मतलब जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन उसके बाहर चला जाता है। तो 6 बॉम्ब बना लेंगे। अब एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इजराइल कहता है कि 6 बॉम्ब बना लिया तो हमें तो ईरान खत्म कर देगा। लेकिन ये सिर्फ भड़काने वाली बात है। क्या ईरान 6 बॉम्ब इजराइल पर दाग के जीत जाएगा और हमेशा के लिए हैप्पी हो जाएगा? नहीं, जाहिर बात है। अमेरिका के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इजराइल भी कभी कभी छुप के बोल देता है कि उसके पास भी कोई 90 बॉम्ब्स हैं। तो सेकेंड स्ट्राइक में तो फिर ईरान को अमेरिका और इजराइल मिट्टी में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे, रेत में मिला देंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है, एक एटम बम लगने पे ही खत्म हो जाएगा, वो ये भूल जाते हैं कि उसके 15 घंटे के बाद तो ईरान भी खत्म हो जाएगा। पावर की बात की जाए तो सर दुनिया के कई देश ऐसा दावा करते हैं कि उनके पास में ताकत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। दरअसल आज के वक्त में एटमी ताकत होना, ये कहा जाए, खुद को मजबूत करने का है। एटमी ताकत होना किसी और देश को बर्बाद करने का नहीं। लेकिन आईएए की अगर बात है तो बार बार यही तो बात है, तो ईरान दरअसल उनको परमिशन ही नहीं दे रहा, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये बात अमेरिका खुद बखूबी जानता है। लेकिन मेजर अली शाह, मुझे इस बात को जरा समझाइए। बार बार ये कहा जा रहा था कि जिन्हें बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना होता है वो थोड़ी सी कमर सीधी करके रखते हैं, उनकी बातों में थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, वो तल्खी नजर नहीं आती। लेकिन चाहे बात अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों ही देशों की तरफ से ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि मस्कत में मुलाकातें जरूर हो रही हैं, लेकिन वो मात्र रस्म अदायगी भर है। और ये कहा जाए कि वो ये मौका देना चाहते हैं कि भाई आगे जो अगर युद्ध होता है तो हमने उसके पहले बैठक करके बातचीत करने का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो क्या जिसका डर है वो घड़ी आती हुई नजर आ रही है क्या? नैना जी, आपने बहुत ही सटीक और अच्छी बात कही है। देखिए, इसको अगर मैं समझाऊं तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो मस्कट पीस मीट हुई वो रेफर करती है जो हाई स्टिक्स इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में है, और जो कंक्लूड हुआ कल, जो कि 6 फरवरी को कंक्लूड हुआ मस्कट ओमान में। और जो मध्यस्थता इसमें की थी ओमानी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, यहाँ पे इसका मकसद था डीस्केलेटिंग जो रीजनल तनाव है, और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है मेनली वो था। और की आउटकम्स इस मीटिंग के क्या निकले? कंटिन्यूएशन ऑफ डायलॉग, यानी कि दोनों पक्षों ने बोला ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, हम इसको, इस डायलॉग को और आगे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो अगले कदम वो थे
रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अपने वापस देशों में जाएंगे, अपनी राजधानी में जाएंगे और वहां पर अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे। तो ये इसमें कई, देखिए बाहर से तो बात आगे निकलती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, और जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, वो जो मेजर सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल, जो रुकावट है वो रिमेन हुई, वो इंक्लूडिंग डीप सीटेड मिसट्रस्ट और डिसएग्रीमेंट एजेंडा के ऊपर। यानी कि कुछ पार्टी ऐसी होती है ना, हम आधा आधा तो लेंगे नहीं और पूरा मिलेगा नहीं, तो ऐसा भी होता है। तो दोनों पार्टी की तरफ ऐसा है, हम आधा तो लेंगे नहीं और पूरा तो मिलेगा नहीं। अब अमेरिका ने पुशिंग के इंक्लूड किया ईरान के जो मिसाइल आर्सेनल के बारे में कि इसको पुशबैक करो आप, लेकिन ईरान प्रेफर करता है कि फोकस एक्सक्लूसिवली न्यूक्लियर कंसर्न्स ईरान के बहुत है। यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगरची, क्योंकि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर को मिले सैयद अबू सईदी को, तो अमेरिका और बातचीत हुई खूब, लेकिन जो अमेरिका है वो सीनियर एनवॉयज जो कि मिडिल ईस्ट के एनवॉयज भी थे, स्टीव विटकॉफ जो कि एडवाइजर हैं, जेड कुशनर, और मध्यस्थता हुई ओमान के जो लॉन्ग सर्व जो न्यूट्रल ग्राउंड जो चैनल डिप्लोमेसी करते हैं, जो कि दो राष्ट्रों के बीच में, जो कि 2013 से करते आए हैं बेसिकली। अब इन बातों के बीच में मैं कहूंगा कि भाई इसको एक तरीके से मैं नाकामयाब मीटिंग मानूंगा, क्योंकि ये टॉक्स जो क्लोजली वॉच हुए ये रीजनल नेबर से, जैसे कतार हो गई, अन्य देशों ने इसको बहुत करीबी इसको मॉनिटर किया, बहरीन, जॉर्डन, और जो एक्सप्रेस हुआ सपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट जो प्रिवेंट फर्दर के मिलिट्री बिल्डअप ना हो आगे। लेकिन अभी बात ऐसी है, क्योंकि मैं इसको नाकामयाब मीटिंग मानता हूं, क्योंकि हुआ कुछ नहीं, बातें तो कर लेंगे मगर। तो आपको उम्मीद नजर आ रही है क्या आगे भी? नहीं, उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुझे को लग रहा है कि बातों से बात निकलती अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दोनों मुल्क कहेंगे कि अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। 31 जनवरी को भी जब ईरान के अंदर 2 विस्फोट हुए, जबरदस्त विस्फोट हुए, ईरान ने गैस लीक हुई है। अरे महज ये इत्तेफाक है, एक ही जगह पे, दोनों अलग अलग जगहों पे, दोनों जगहों पे गैस लीक हो रही है। जी ठीक है, ये ठीक है, ये अपने आप में एक अहम हो जाता है। पूर्णिमा नाथ जी, जब उम्मीद नजर नहीं आ रही तो क्या ये सिर्फ रस्म अदायगी है? और ये सैंक्शंस वाली बात को जरा समझाइए कि आखिर ये सैंक्शंस का हंटर या टैरिफ का हंटर जब जिस पर मन चाहे। अब देखिए ना, ईरान पर अगर बातचीत यहाँ पर नहीं बनी तो ईरान पर तो पाबंदियां लगाई, लेकिन ईरान के साथ में जो कंपनीज, जो देश कनेक्टेड हैं, उन पर भी एक तरह से टैरिफ या सैंक्शंस लगाने की बात हो जाती है। देखिए, जो ये सेकेंडरी सैंक्शन आप बोल रहे हो ना, ये पहली बार थोड़ी हुआ। ये पिछले बार जब बम किया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जून में, तब भी तो इंडियन कंपनीज, कुछ इंडियन कंपनीज के ऊपर भी लगा हुआ है, तो ईरान के साथ बिजनेस करते थे। तो ये पहली बार नहीं है। ये प्यूनिटिव मेजर्स अपनाते हैं, वही उनका डील है बेसिकली। अब कोई उनको टक्कर नहीं लगाते और उनके सामने करेजियसली खड़े नहीं ही होते, वो डिफरेंट बात है। लेकिन ईरान से इंडिया हो या बाकी कंट्रीज को सीखना चाहिए। ईरान के पास अब आप उनका अगर जीडीपी भी कंपेयर करो, कुछ भी नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आप 90 मिलियन पॉपुलेशन के साथ 340 मिलियन पॉपुलेशन, आप कोई देयर इज नो कंपैरिजन। आप $1.1 ट्रिलियन डिफेंस बजट एक्सपेंडिचर से आप $24 बिलियन का, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट एट द एंड ऑफ द डे ईरान ने एक चीज आपने दिखा दिया कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे। डजंट मैटर आप डिफाइन, आपकी जीडीपी, आपकी पीपीपी, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, आप हमारी डिग्निटी को डिफाइन नहीं करेंगे। मैं ईरान को कंडोन नहीं कर रही हूँ, उनकी मुल्ला रिजीम, उनकी हिजाबी नॉन वुमेन सेंटिमेंट, लड़कियों को घर में रखना, बात नहीं करने देना, वो जो एक मेंटालिटी है, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई सपोर्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे वो दे सब, लेकिन पूर्णिमा जी, कई बार ये खुद ही डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आते। दरअसल एक तरफ ये कहा जाता है कि ईरान या रशिया, जो भी देश उनके साथ में कनेक्टेड हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि उनका पैसा वो दरअसल युद्ध में या फिर ऐसे तमाम आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही जब अगर बात खासतौर से पाकिस्तान की होती है, बांग्लादेश की होती है, या पहले अफगानिस्तान था, तो उनको लेकर बड़ी अप्रोच अलग हो जाती थी। अभी हाल ही में खबर आई रिकोडेक या फिर अन्य ऐसे तमाम
इन्वेस्टमेंट्स की बात पाकिस्तान में हो रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आ रहा है क्या? डबल स्टैंडर्ड इज द डीएनए ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें हमारे इतने एनालाइज करने का क्या बात है? वो एक मुंह से बोलेंगे हम ह्यूमन राइट्स का, हम लोगों का प्रोटेक्शन का केयर करते, उस नेक्स्ट टाइम जाके वो बम लगा देते। अभी खमैनी नहीं तो अगर ये सारी चर्चा अमेरिका के सीनेट्स भी तो करते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को या बाकी जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी तो करती होंगी, वो भी तो समझाती होंगी कि ये दोहरे रवैये आखिर क्यों हैं। नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ये सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। ही इज एन एम्बोल्डेंड लिटरली collection of history. He embraced what America is overtly, covertly भी नहीं है, ये सब चलता है। अभी इराक ऐसे हो गया क्या? इराकी कोई यहाँ पे 9/11 क्रिएट किया था? नहीं था ना। तो फिर इराक में क्यों वो लोग जाके सद्दाम को मार दिए थे? तो अफगानिस्तान का क्या रोल था 9/11 के बाद? तो अफगानिस्तान में क्यों जाके वो 20 साल का डेरा बसाए थे? तो पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप की वहां पे कैसे बैठ गए, पॉलिटिकल पोजीशन में कैसे बैठ गए? ठीक है, तो यूके देवनाथ जी, पूर्णिमा नाथ जी जो बात कह रही हैं, क्या ये इसको इस रूप में माना जाए कि यही बात है कि अभी तक जो पूरा वक्त चलता रहा दबाव की राजनीति, अब उसके खिलाफ जिन जिन ने स्वर उठाने की कोशिश की वो ये कहा जाए कि पेशानी पर बल ला दे रहे हैं, खासतौर से अमेरिका के, चाहे बात उसमें भारत ही क्यों ना हो, रशिया ही क्यों ना हो, चाइना ही क्यों ना हो, इवन ईरान या वेनेजुएला जैसे देश ही क्यों ना हो जो अमेरिका के मुकाबले काफी छोटे हैं। नैना जी, अमेरिका एक बहुत अद्भुत देश है। अभी कल अमेरिका ने जब मस्कट में बातचीत विफल तो नहीं हुई, लेकिन जब बातचीत खत्म हो गई बेनतीजा तो रही अमेरिका है कहा ने जाए जी। हाँ, तो अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालने के लिए दुनिया भर के दर्जनों कंपनियों पर बैन लगा दिया। और आश्चर्य की बात है कि इनमें 4 कंपनियां इंडिया की हैं। तो देखिए, इंडिया की 4 कंपनी पर जो कल बैन लगा, उसका मतलब है कि अब वो ईरान के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी भविष्य में। अमेरिका इस तरह के दबाव का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है भारत के खिलाफ कई बार। मैं अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2018 की बात है। 2018 तक भारत ईरान से कच्चा तेल सस्ते में लाता था, बनिस्बत दूसरे देशों के मुकाबले कीमत कम थी पर बैरल। फिर अमेरिका ने 2018 में काटसा का भय दिखाते हुए भारत की सरकार को भय तो नहीं कहूंगा, लेकिन दबाव डाला कि हम ईरान से कच्चा तेल ना लें जी। और आस्ते आस्ते 2019 तक भारत ने ईरान से कच्चा तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया, करना पड़ा। उसके पहले भी अमेरिका ने भारत पर कई बार सैंक्शन लगाए थे। अगर मैं याद करूं, 1998 में जब हमने पोखरण का ट्रायल किया था, उसके पहले अमेरिका ने सैंक्शन 1974 में भारत के ऊपर लगाया था। उसके पहले अमेरिका ने ये जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, ऐसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका बे ऑफ बंगाल में ले आया था 1971 की लड़ाई के समय में भारत पर दबाव डालने के लिए। तो हम भूल नहीं सकते कि अमेरिका जो है एक अद्भुत देश है। जब हम अमेरिका के साथ डील करते हैं तो अमेरिका भारत को क्या बराबर दर्जा देता है? मुझे शक है। आज देखिए, हमारा अमेरिका के साथ टोटल व्यापार कितना है? कोई 140 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलाकर जी। और अभी जो हमने ट्रेड डील साइन की है, अमेरिका ऐसे बात कर रहा है कि 500 बिलियन डॉलर वर्थ इंपोर्ट हमें अमेरिका से करना पड़ेगा आस्ते आस्ते, अगले साल, उसके अगले साल, उसके साल, 3-4 साल, 5 साल में जी। तो एक ऐसा व्यापार जिसमें कि भारत और अमेरिका के बीच में टोटल व्यापार 150-160 बिलियन डॉलर का है फिलहाल, उसमें अगले 2-3-4-5 साल में अमेरिका आशा करता है, और ये लिखा है, एम्बिग्यूटी की कोई बात ही नहीं है, अमेरिका आशा करता है कि हम उनसे 500 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये अमेरिका की क्या कहें, चालाक दुर्नीति है जी।
बिल्कुल, और यही है कि या तो आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए या फिर युद्ध के रूप से दबाव बनाया जाए। लेकिन मलिक सर, सबसे महत्वपूर्ण एक और टाइमिंग और एक और बात यहाँ पर नजर आई। हम अमेरिका की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान का जो बर्ताव और रवैया है, एक तरफ मस्कट में बातचीत, दूसरी तरफ खुर्रमशाह फोर्म बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च और उसका डिप्लॉयमेंट बाकायदा दिखाया गया। इस बीच ये टाइमिंग अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस रूप में ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है, इस टाइमिंग के साथ में इसे डिटरेंस मैसेज के तौर पर कहा जा रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, दबाव नहीं चलेगा। और मिसाइल को लेकर बातचीत एक तरह से कहा जाए कि रेड बॉर्डर एरिया पर है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नैना जी, इसको मैं इस तरह से रखना चाहूंगा कि देखिए, जो बातचीत चल रही है मस्कट के अंदर, जो कि अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, एक तरह से स्टेलमेट है, उसके अंदर जो अमेरिका की शर्तें हैं, सबसे पहले प्रोमिनेंट शर्तें तो दुनिया को दिखाने के लिए, मैं समझता हूं पहले ये पूरा खेल चल रहा है ना, ये किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है, ये एक ऑप्टिक्स है जो दुनिया को दिखाई जा रही है। जैसा कि अब हमारे वक्ता बोल रहे थे, ये पूरी एक तमाशा है कि जो दिखाने के लिए अली साहब ने बिल्कुल सही बोला कि देखिए, हम दिखा रहे हैं कि जब बातचीत कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, कहानी कुछ और है ना। मैं अपने पहले स्टेटमेंट पे आना चाहूंगा। कहानी वहां से शुरू होती है कि दुनिया पे राज करने का जो सपना उसका चल रहा है, सपना है इसलिए कहूंगा कि आज दुनिया के देश खड़े हो गए हैं, डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पिलर बन रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड इतना कनेक्टेड हो चुका है, आइसोलेटेड नहीं है। वो वक्त गया जब हमारे पर अंग्रेज राज करते थे और एक मुक्त एक धारा में हवा चलती थी। अभी मैं एक चीज और बताता हूं, आप बताइए, क्या ईरान के ऊपर, ईरान चलो परमाणु उसने कार्यक्रम छोड़ भी दिया, क्या मिसाइल कार्यक्रम, दूसरी मांग है मिसाइल कार्यक्रम को छोड़िए, मिसाइल कार्यक्रम, फिर कहेगा ड्रोन कार्यक्रम को छोड़िए, आप सेव कर रहे हो इजराइल को, ठीक है। इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो हद से ज्यादा है, वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग भी है कि वो चाहता है कि इजराइल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को बहाना बना के अमेरिका उसको देखा जाए अटैक जरूर करेगा या इजराइल को बचाने की वो सारे कदम उठाएगा, जो कि जरूरी भी है। लेकिन ईरान के पास एक और, ईरान के पास उसका है कि जी आप अपने सारे के सारे जो ऑयल है उनका अधिकार उसमें अमेरिका को शामिल कीजिए। क्या ईरान शामिल कर लेगा? और क्या उसकी खुद मुख्तारी के लिए ये संभव है अपना? उसके बाद कहेगा नहीं, पूरा $1.5 में कीजिए। क्या ये संभव है ईरान के लिए? और इसको क्या चाइना करने देगा? रशिया है तो वो तो रिडंडेंट हो जाएंगे ना, इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो इन सब जो धुरी हैं, ये इन धुरी को बैलेंस कैसे बनेगा? एक्शन का रिएक्शन तो हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, कहने की बात छोटी है एक्शन रिएक्शन, बट ये हमें दिख रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जियो पॉलिटिक्स पूरा एक तरह से पोलराइज हो गई है, ऑलरेडी हो चुकी है। हमको सब पता है कि कौन कंट्री किसके साथ खड़ा है और कौन कंट्री अपनी धाक जमा के दूसरों को डरा के टैरिफ का डर दिखाइए, वो दिखाइए, मिलिट्री डर दिखाइए। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताइए मुझे कि जो चाइना है, चाइना के साथ जो रशिया और जो ईरान का जो संबंध है आज की डेट में हथियारों की आती है, पिछले दिनों ईरान के अंदर जब पूरी दुनिया में फीड मिल रही थी, कहां से मिल रही थी? स्टारलिंक के थ्रू। मदद किसने की? चाइना ने। तो आप ये मत समझिए कि चाइना एक्टिव वॉरफेयर में नहीं आता, तो वो पीछे नहीं है, इनडायरेक्टली चाइना इज इन्वॉल्व। और रशिया अपने आप को रिडंडेंट बनाना चाहेगा क्या पूरे एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अमेरिका के हवाले कर दिए जाएंगे? तो बड़ा गेम ये है, बहाने बनाए जाएंगे तरह तरह के। मुझे लगता है कि दोनों कंट्री दे आर गेनिंग टाइम और अपना अपना ऑफेंसिव ऑब्लिक डिफेंसिव पोस्चर वो इंप्रूव कर रहे हैं। उनको भी पता है कि शायद ऑपरेशन अवश्यंभावी है। वो कहते ना, मुंह में राम बगल में छुरी, दोनों को मालूम है, अविश्वास दोनों के अंदर है, और दोनों इस बात को जानते हुए भी बातचीत में इसलिए उलझे कि उनको वक्त मिल जाए। मुझे नहीं लग जाता कि समझौता इन शर्तों पर हो पाएगा। टाइम बाय किया जा रहा है। और वही बात है कि जब बातचीत की जाती है तो उसके एक अलग तौर तरीके ज़रूर नज़र आते हैं। मेजर शाह, अब नेक्स्ट स्टेप क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरह से इन सारी परिस्थितियों पर नज़र भी बनाए हुए है और चिंतित भी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या यूएसएस जॉर्ज बुश हो, इसके अलावा अपनी फ्लीट को तैनात कर रखा है, बड़े स्तर पर अपनी सैन्य ताकत को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तैनाती मतलब दर्शाना वो शक्ति प्रदर्शन है।
है। तो ईरान ने कहा भाई हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हमारी भी अब सैन्य ताकत और हमारी भी मिसाइली ताकत आप देख लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर युद्ध हुआ या किसी ने भी अगर ट्रिगर दबाया तो उसकी जद में सिर्फ ये आमने सामने देश नहीं बल्कि आसपास के देश, पूरा मिडिल ईस्ट, इवन कहा यह जा रहा है कि पूरा एशिया भी इसकी जद में आएगा और धीरे धीरे आग दुनिया तक पहुंच जाएगी। क्या इसीलिए सोच समझकर कदम उठाने की बात यहाँ पर कही जा रही है? जी आपने बिल्कुल बहुत सुलझी हुई बात करी है। देखिए सबसे अहम मुद्दा मैं यहाँ पे उठाऊंगा तेल का, क्योंकि बिना तेल के तो दुनिया गोल है बिल्कुल है। हाँ चलती नहीं है बिल्कुल। और तो जो तेल और आज के वक्त में तो रेयर अर्थ मिनरल्स संवर्धन सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल 100% का। तो अब आप देखिए अगर हम तेल की बात करें, ब्रेंट क्रूड ऑयल उसके फ्यूचर सेटल हुए 68.5 मिलियन, $68.5 पे एक बार आया, 68.5 यानी कि 50 सेंट तक, और 0.74% यानी कि हुआ। और जो यूएस का जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वो हुआ खत्म 26 सेंट्स यानी कि 0.41%, यानी कि $63.55 पर बैरल। तो यानी कि आप सोचिए अगर आप लगाए हिसाब कितना महंगा तेल हो रहा है, तो मेन तो अमेरिका को ये बात है, ये लालच है सबसे बड़ा, तो वो तेल पे आएगा। अब कुछ अहम बातें आज क्या हुआ, अब आप देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगाची साहब वो लैंड कर गए दोहा में, कतार में, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि पॉजिटिव टॉक्स हुई थी ओमान के अंदर ये वो। अब अमेरिका की मिलिट्री है वो कहती है यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जिसका आपने जिक्र किया अभी और जॉर्ज बुश का भी जिक्र किया, वो एयरक्राफ्ट कैरियर वो उसके काउंटर पीस और ट्रंप के इंटेंसिफाई किया है मिलिट्री बिल्डअप मिडिल ईस्ट के अंदर, वो के सेल करी अरेबियन सी से आज। और अब में वो जब बात हो रही थी ओमान के अंदर, तब यूएसएस इब्राहिम लिंकन सेल करी अरेबियन सी में, और कतर और तुर्की ने रीइंट्रेट करा कि भाई कॉल्स के डीएस्केलेशन होना चाहिए कि डायलॉग के थ्रू और पीसफुल वे के थ्रू, जब ये सब टॉक्स चल रही हैं बाय द वे। और अमेरिका ने ऐलान भी करा कि नए सैंक्शन जो ईरान के एंटिटीज हैं, जो कि शिप्स हैं और जो 2 इंडिविजुअल्स हैं, तो यानी कि जो ईरान के साथ जो डील करेगा अगर उसके ऊपर लगे जाएंगे, मतलब ये हुआ। अब केवल आधे घंटे जो कि इनडायरेक्ट टॉक हुए थे ओमान के अंदर वो एंड हुए, और उसके बाद अमेरिका ने एक इश्यू भी नहीं किया अब तक, एक स्टेटमेंट कि कैसे गया आज का दिन, कि उनके टॉक्स थे ईरान के साथ वो कैसे गए। तो यानी कि मैं जो कहा था पहले आपको, हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग, अमेरिका दिखाना चाहता है कि भी वो युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन ना ऐसी बात है नहीं, वो बस दिखाएगा कि हमने ये किया है वो किया है, फलाना किया है, ऑन ग्राउंड नतीजा है, ऑन ग्राउंड। अब आप देखिए ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदल बिन हामिद अल बुसैदी, वो के इंटीमेटरी हैं, लेकिन अल्टीमेट उसके बावजूद भी रिजल्ट जीरो, बिल्कुल जीरो। और इसके बाद जो यूएस ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली मिले, और ओमान के, और ये रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल डायरेक्टली मिले, और जो यूएस की जो न्यूज आउटलेट है एक्सियोस, उसको मैं पढ़ा था, वो कह रही थी कि जो अमेरिकन नेगोशिएटिंग टीम है वो कंप्राइज करती है जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जो कि डायरेक्टली मिले ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर अब्बास अगाची, यानी कि जो रिपोर्ट साइट कर रही है 2 गवर्नमेंट सोर्सेज से ब्रीफ ऑन द मैटर। अब देखिए जो टॉक्स हैं जो ओमान के, वो ऑफिशियली बिल्ड इनडायरेक्ट ऑफिशियल इसके साथ हुई है। तो यानी कि ये टॉक्स जो है ये दिखाने के लिए है, बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है। और यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अपने नागरिकों को बोल रही है कि ईरान को कंसिडर करना चाहिए कि लीविंग वाया आर्मेनिया या तुर्की के थ्रू। और जो गवर्नमेंट है ईरान की वो कंटिन्यू करती है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मोबाइल, लैंडलाइन, नेशनल इंटरनेट सर्विसेज नेटवर्क। वो और जो डिपार्टमेंट है वो एक्स पे पोस्ट करती है फॉर्मली ट्विटर। यानी कि जो एयरलाइन, भरोसा ही नहीं है ना, तभी तो अपने साथियों को भी वहां से निकलने का, और यही भी कहा जा रहा है कि भाई आप अमेरिकी पासपोर्ट मत बताइए अगर आपके पास में डुअल नागरिकता है, तो ये वहां पर पहचान तक बताने की से बचने की बात है। करेक्ट। और जो एयरलाइंस हैं वो कंटिन्यू करती हैं लिमिट की कैंसिलिंग, वो फ्लाइट को कैंसिल करती हैं ईरान की तरफ से।
तो जो अमेरिकन के जो नागरिक हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एक कंटिन्यूड इंटरनेट आउटरीचेस अभी होंगे ईरान के अंदर, और ज्यादा होंगे और लंबा खींचेगा ये। और जो प्लान ऑल्टरनेटिव मीन्स है कम्युनिकेशन के, तो मतलब यानी कि ईरान जो है बिल्कुल डार्कनेस के अंदर है, कट ऑफ हो रखा है बिल्कुल। और जो है कि अगर वो इंटरनेट जारी करते हैं तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, सिक्योरिटी इश्यूज कंसर्न भी हो जाएंगे। और जो वो ईरान से छोड़ दो एडवाइस भी जारी हो रखी है कि अर्मेनिया या तुर्की के थ्रू जाओ वहां से। तो मतलब बेसिकली अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं कि क्या होगा, ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। लोग एहसास नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इसमें एक विश्व युद्ध की घड़ी भी हो सकती है। यही डर है मेजर शाह, आपने जो बात कही है, और इसी बात का डर है कि क्या बार बार विश्व युद्ध 3 की तृतीय की जो बड़ी एक रूपरेखा है, क्या यही मिडिल ईस्ट से ही नजर आएगी? क्योंकि मस्कट की बातचीत बेनतीजा रही। अब आने वाले वक्त में मुलाकात होगी या नहीं होगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी भी एक तरफ मिसाइल तो दूसरी तरफ अपने बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डराने की, दबाव बनाने की राजनीति जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मान के चलिए कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, माना जा रहा था कि मस्कट में इस मुलाकात के बाद में स्थिति शांत हो जाएगी, मध्यस्थता के माध्यम से कोई परिस्थिति का समाधान निकलेगा। लेकिन ये कहा जाए कि अभी फिलहाल ये सारी बातें बेईमानी ही नजर आती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।